जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के लर्निंग पॉइंट पर। घटना चक्र जीव विज्ञान के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। तो आइए देखते हैं कि पाचन क्या है। तो विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे, घुलनशील यानी अवशोषण योग्य अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? तो पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। यानी भोजन करने से लेकर मल का परित्याग करने तक के जितने भी अंग इसमें शामिल हैं, ये सभी पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली लंबी आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य की आहार नाल, तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई की बात करें तो 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख ग्रासन गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, आंत, मलाशय तथा गुदा आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। जिह्वा के छत्राकार परिकोटीय तथा पर्णित अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है। मनुष्य में अग्र छोर मीठा, जैसे जीभ का अगला भाग होता है, इस पे मीठे का अनुभव होता है, मीठा। पश्च भाग से कड़वे का अनुभव होता है। पार्श्व यानी किनारे से खट्टे का अनुभव होता है और अग्र छोर एवं किनारों से नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, तो यह हमको विभिन्न स्वाद का अनुभव होता है। तो क्या है कि अग्र भाग से मीठे का अनुभव होता है, पक्ष भाग से कड़वे का अनुभव होता है, पार्श्व किनारे से खट्टे का अनुभव होता है, अग्र छोर एवं किनारे से नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं हम जीभ के माध्यम से। लार का श्रावण लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय होती है। अब देखिए, जब अम्लीय होती है यानी 7 से जब नीचे पीएच मान रहेगा वो क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीय होता है। तो ये लार का जो पीएच मान कितना है? तो 6.8 है। लार का पीएच मान 6.8 है, जो अम्लीय होता है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। पूछा जाएगा कि लार में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 99.5% होती है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 0.75 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। यानी मनुष्य में 24 घंटे के अंदर में लगभग 0.7 से 1.5 लीटर के आसपास की लार का स्राव होता है। लार भोजन को गीला करने, उसकी लुगदी बनाने में सहायक होता है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन होता है। लार में टाइलिन लारिया एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को शर्करा मुख्यतः मल्टोज में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, ये लाइसोजाइम एंजाइम है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम क्या करता है? तो यह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथि यानी लारिया एमाइलेज तथा अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये लीवर होती है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के नीचे होता है। आंतरयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम। इसका भार कितना होता है? तो 1.5 किलोग्राम होता है, और यह अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। यह क्या करता है? अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं। तो इनमें पित्त का उत्पादन यानी ग्लाइकोजेनेसिस, क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस,
क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। यहाँ ध्यान देंगे कि जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया है, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है और ग्लाइकोजेनेलिसिस द्वारा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। यहाँ दोनों याद रखना है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलेगा किस क्रिया द्वारा, तो ग्लाइकोनोलिसिस द्वारा। और ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना, अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि। पित्त की बात करते हैं तो पित्त पीले हरे नीले रंग का क्षारीय। अब क्षारीय यानी 7, इसका पीएच मान 7 से अधिक है। 7 से अधिक जो पीएच मान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्षारीय होता है। इसका मान हो जाएगा पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है, तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्राव होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ध्यान देना है कि यहाँ पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा के पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है, तो यह पित्त के द्वारा होता है। ठीक है, पित्त के द्वारा। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को बसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। तो कौन करता है, ये लाइपेज होता है। लाइपेज नामक एंजाइम क्या करता है, यह लिपिड्स को बसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। यहाँ ध्यान देना है, जो ये पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, यह किसके पाचन में सहायता करता है, तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड में तोड़ते व एमिनो अम्लों का निर्माण मुख्यतः एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज जैसी पेप्टिडेज एंजाइमों द्वारा होता है। यहाँ से हम लोग फिर से देखेंगे कि जो ये है पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं और ये क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं व एमिनो अम्लों का निर्माण मुख्यतः एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज जैसी पेप्टिडेज एंजाइमों द्वारा होता है। आगे देखेंगे हम अग्नाशय। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी, तो ये यकृत थी। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसमें पाचक रस को अग्नाशयी रस कहते हैं। इसके पाचक रस को क्या बोलते हैं, तो अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है जो अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है तथा पोषक तत्वों का अवशोषण प्रमुखतः यही होता है। यह ग्राहणी, मध्यांतर तथा शेषांत्र में विभेदित होता है जिसकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलीकृत नलिका होती है जिसकी वयस्क में कुल लंबाई 6 से 7.6 मीटर तक होती है।
अब यहाँ चित्र है, यहाँ चित्र को हम लोग एक बार देख लेते हैं। चित्र में हमको यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ मुख में, तो मुख में लार बनता है, ठीक है, और टाइलिन एंजाइम या लारिया एमाइलेज ये मुख में ही बनता है। ग्रास नली, ग्रास नली क्या करता है, तो भोजन को, ग्रास नली भोजन को आमाशय तक ले जाता है। ग्रास नली क्या करता है, भोजन को आमाशय तक ले जाता है, यानी पेट तक ले जाने का कार्य करता है ग्रास नली। डायफ्राम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। आमाशय, आमाशय से HCl, पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में यानी पेट में आपका HCl निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकल रहा है और प्रोटीन का पाचन भी यहाँ हो रहा है। छोटी आंत के बारे में देख रहे हैं, तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, वसा का पाचन हो रहा है, प्रोटीन का पाचन हो रहा है और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी छोटी आंत में हो रहा है। पित्ताशय, तो पित्ताशय वसा का इमल्सीकरण करता है, पित्ताशय वसा का इमल्सीकरण होता है इसके द्वारा, और पित्त का भंडार भी यही होता है। यकृत की बात करें तो यकृत में पित्त का उत्पादन होता है, यकृत में पित्त का उत्पादन होता है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है, यूरिया का संश्लेषण भी यकृत में होता है। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है, तो जल का अवशोषण होता है, गुदा द्वारा मल का परित्याग होता है। और अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स पहले यह किस में पाया जाता था, यह अभी भी अपेंडिक्स किस में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन यह पूर्णतः विकसित नहीं होता है, इसका कोई भी कार्य नहीं है मानव शरीर में। लेकिन अगर बात करें कि पशुओं में जो हरे चारे खा रहे हैं तो उनमें ये होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे थे मनुष्य, मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः किस में विभक्त होती है, तो सीकम में विभक्त होती है, कोलन में विभक्त होती है, मलाशय में भी विभक्त होती है, ठीक है। यह किस में विभक्त होती है, तो एक बार देख देते हैं कि मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। ग्राहड़ी की श्लेष्मा, ग्राहड़ी की श्लेष्मा की यश कोशिकाओं द्वारा सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावण काइम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो जठरीय स्रावण, क्षुद्रांत या आमाशय में वसीय अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। मानव शरीर में स्थित पूंछ या कृमि रूप परिशेषिका की लंबाई कितना होता है, तो ये अपेंडिक्स जिसको कृमि रूप परिशेषिका भी बोलते हैं, इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत यानी बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उसकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं, यानी जैव क्रिया की बात हो रही है, इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम क्या करेगा, एक विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करेगा। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी होती है। जैमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न कोश में। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि मानव शरीर, क्या देखते हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि, एक मिनट, पहला प्रश्न यहाँ क्या है, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग यह छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है।
हालांकि भोजन का पाचन मुख मनुष्य के मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। यहाँ ध्यान देंगे कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और कहाँ तक चलता रहता है, तो बड़ी आंत तक चलता रहता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं होते हैं, यानी किसका अनुभव हमारे जीभ द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये मसालेदार हमारे जीभ द्वारा कोई स्वाद का अनुभव नहीं होता है, मसालेदार और तीखा स्वाद भी अनुभव नहीं किया जाता है जीभ के द्वारा। मीठा स्वाद अनुभव किया जाता है, कड़वा स्वाद, नमकीन स्वाद, उमामी और खट्टा स्वाद हमारे जीभ के द्वारा अनुभव किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं किया जाता है, तो तीखा और मसालेदार। जिह्वा के छत्राकार परिकोटीय तथा परिणत अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है। मनुष्य में इसका अग्रभाग में हम कौन सा देखे थे, तो अग्र छोर में मीठा स्वाद, पक्ष भाग में कड़वा स्वाद, पार्श्व किनारे पर खट्टा तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। अतः जिह्वा के स्वाद में मसालेदार तीखा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र क्या है, तो पीछे का भाग जो है यह कड़वाहट के लिए हमको कड़वाहट का अनुभव कराता है। मानव जीभ में अग्र छोर मीठा, ये ध्यान देंगे कि आगे से अग्र छोर में किसका अनुभव होता है, तो मीठे स्वाद का अनुभव होता है। पक्ष भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव, पार्श्व किनारे पर खट्टे का अनुभव और अग्र छोर एवं किनारे पर क्या होता है, तो नमकीन स्वादों का अनुभव होता है। इससे बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। आगे है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है मनुष्य के मुख गुहा से। मनुष्य की मुख गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है को मल्टोज और डेक्सट्रॉन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और यहाँ ये भी ध्यान देंगे कि जो लाइसोजाइम लार में जो लाइसोजाइम होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम का कार्य होता है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करना। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, तो यह स्टार्च है, यह लार की सहायता से पच जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा मुख्यतः माल्टोज में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। आगे हम प्रश्न देखने वाले हैं कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो यह कौन सा एंजाइम है, तो यह एंजाइम है एमाइलेज। ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है, तो एमाइलेज है। ठीक है, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च यानी मंड के जल अपघटन से शर्करा मुख्यतः मल्टोज निर्मित करता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ कथन और कारक वाला प्रश्न है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कारण में बोला जा रहा है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइमों का उत्पादन करता है, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है, यानी पित्त रस में थैली कहाँ से आता है, तो यकृत द्वारा आता है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है, जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, यहाँ ध्यान देंगे।
जो यकृत होता है यह वसा पाचक एंजाइम का उत्पादन नहीं करता है। लीवर जो होता है, लीवर वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, अतः प्रश्नगत कथन सही है। कथन यहाँ पे सही है, जबकि कारण क्या है, गलत है। अगला प्रश्न यहाँ बोला जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है, यानी HCl कहाँ से स्रावित होता है, तो हम लोग देखे थे पेट में, यानी अमाशय से स्रावित होता है। मानव शरीर में अमाशय जठर रस का स्रावण करता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। उसमें क्या उपस्थित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलना है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करना, भोजन के कठोर हिस्से को अपघटित कर उसे नरम बनाना है। अगला प्रश्न यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेट में स्रावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अमाशय की दीवार में अनगिनत जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें अम्लजन कोशिका द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है, यानी HCl स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य अम्लीय वातावरण बनाना है, जो भोजन के टूटने और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायता करता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जो भोजन के माध्यम से पाचन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम क्या करता है, एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जो क्रिया को तेज करने में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ व्याख्या इसका देख लेते हैं। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उसकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों इम्यूनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी होती है। अगला प्रश्न है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या होते हैं, यानी तेज करते हैं क्रिया को, तो ये एंजाइम होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि यह जो क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ये शरीर में उस स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ से वे उत्पादित होते हैं। तो ये भी फैक्ट हम लोग को याद रखना है कि जो एंजाइम होते हैं या शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ से उत्पादित होते हैं। और हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन ये दूसरे जगह भी कार्य करते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं। जबकि हार्मोन के बारे में देखेंगे तो हार्मोन क्या करता है, हार्मोन अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करता है। ठीक है, ये फैक्ट एकदम याद रखना है कि हार्मोन क्या करता है, हार्मोन अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करता है और एंजाइम जहां उत्पन्न होता है वहीं पे अपना कार्य संपादित करता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, तो ये जाइमेज करता है। ठीक है, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 18 है
यहाँ सूत्र, इसका भी सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो सूत्र भी ध्यान रखेंगे कि C6H12O6 ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। और ये जाइमेज की उपस्थिति में क्या हो रहा है? तो इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये फिर ये क्रिया द्वारा क्या बनता है, तो उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होता है 2C2H5OH प्लस क्या CO2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यह यूरिया की उत्पत्ति। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है। इसके द्वारा अनेक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी मुख्य क्रियाएं जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में इम्यूनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, ये सभी किसका कार्य है? तो ये यकृत का कार्य होता है। अगला प्रश्न है यहाँ की लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो यह पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में लिपिड का पाचन होता है। यहाँ पे 1 और 2 सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं कि हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्रकृति रूप से अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ याद रखेंगे कि पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो यह अग्नाशय द्वारा लाइपेज हमको लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ की मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसमें गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये सभी पाचक एंजाइम है, जबकि गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिसका स्राव अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को मल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यह गैस्ट्रीन क्या है? तो गैस्ट्रीन एक हार्मोन है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन क्या है? तो ये एंजाइम है। गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की जी कोशिकाओं यानी जी सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को उद्दीपित करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन के पाचन की जब बात करेंगे तो प्रोटीन अमाशय से यह शुरुआत होता है। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे जिसमें बात की जा रही है कि प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो यहाँ पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। केवल 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अमाशय में मुख्य
पेप्टिक कोशिकाएं पेप्सिनोजेन नामक प्रो एंजाइम का स्राव करती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन बनाता है। यही पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। इसके विपरीत ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा निष्क्रिय रूप से ट्रिप्सोनोजेन काइमोट्रिप्सोनोजेन में स्रावित होते हैं और उनका सक्रियण व क्रिया ड्यूओडेनम छोटी आंत ड्यूडेनम यानी छोटी आंत में होता है, न कि एमाशय में होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो ये होता है पेप्सिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? ये है पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे छोटे पेप्टाइड्स और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित करता है। अगला प्रश्न यहाँ बोला गया है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। तो केवल क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देखे थे कि अमाशय से शुरू हो जा रहा है, तो कथन यहाँ गलत हो जाएगा। अग्नाशय से प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, तो यह कारण सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कथन गलत है परंतु कारण सही है, केवल यहाँ पे कारण ही सही है। अब देखिए, आहार नाल में प्रोटीन का पाचन अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी पेट में ही हमारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन, यानी अमाशय जिसको स्टोमच बोलते हैं, स्टोमक। तो यहाँ से ही क्या होता है? अमाशय से ही प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय के पश्चात भोजन जब क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के पहले भाग ग्राहणी में पहुंचता है, तो ग्राहणी में जब पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ये ट्रिप्सिन है। ध्यान देंगे, यहाँ प्रश्न याद रखना है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। ठीक है, यहाँ प्रश्न ध्यान से देखेंगे, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं। पाचक रस किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिसे अग्नाशयी रस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पूंछ की संरचना से संलग्न होता है, तो यह बृहदांत यानी बड़ी आंत से लगा हुआ इस संरचना पूंछ की आकार का होता है। मानव शरीर में स्थित पूंछ यानी अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेष का एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास होता है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह का होता है, जो बड़ी आंत बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था। शुरू में क्या हुआ था कि आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया।
इस प्रकार यह अंग वर्तमान में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतु देखेंगे जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, में सेलुलोज के पाचन हेतु पूंछ आज भी क्या है, विकसित अवस्था में है, आज भी विकसित अवस्था में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि मानव शरीर में छोटी आंत यानी क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का लंबाई कौन सा सही ह्रासवान क्रम है, यानी ह्रासवान यानी घटते क्रम में है। तो इसमें शेषांत्र हो जाएगा, मध्यांत्र हो जाएगा और ग्राहणी हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होता है जो आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्राहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित होता है, जिसकी लंबाई क्रमशः, तो देखिए ग्राहणी की लंबाई क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो यह सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, छोटे मतलब घटते क्रम में है। और देखिए ग्रहणी और मध्यांत्र कितना होता है, तो यह 2.5 मीटर होता है, और शेषांत्र यह कितना होता है, तो 3.5 होता है। तो यहाँ देखिए घटते क्रम में होगा तो 3.5 हो जाएगा शेषांत्र। ठीक है। 3.5 मीटर, यहाँ 2.5 मीटर हो जाएगा, ये मध्यांतर हो जाएगा, और ये 25 सेंटीमीटर ग्राहणी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रश्न संख्या 30 हमको यहाँ देखना है। 30 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, तो ये कथन सही है। अभी हम देखे हैं पीछे व्याख्या में कि जो शाकाहारी जीव है, पूर्णतः शाकाहारी जीव, उनमें सेलुलोज के पाचन की क्षमता होती है, लेकिन मानव शरीर में जो प्रारंभिक मानव था उसमें पाचन की सेलुलोज पचाने की क्षमता थी, क्योंकि वह पत्तियों पर निर्भर था, पूर्णतः शाकाहारी था। जब सर्वाहारी हो गया तो इसमें ये सेलुलोज की पाचन की क्षमता समाप्त हो गई। तो यहाँ पे अक्षम है, तो ये कथन अभिकथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव शरीर स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो ये कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों सही है, किंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है, अभी हम लोग पीछे भी देखे थे। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारिया डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य के लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन क्या है, यहाँ पे सही है। परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन होगा, यह तर्कसंगत नहीं है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न में आते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 31 अब देखेंगे कि एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करना है। तो यहाँ पे सही जोड़ा बन रहा है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड। ठीक है। ये क्या है, तो ये कार्य करता है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने के लिए। ठीक है। डीएनए को जब विशिष्ट स्थलों से काटना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। ई कोलाई क्या है, व्याख्या देख लेते हैं इसका कि ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम, इस एंजाइम का नाम क्या है, तो ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड या EcoR2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। ये क्या किया जाता है इसके द्वारा, तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है। टाइलिन क्या है, तो टाइलिन से स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ठीक है। रेनिन क्या करता है, तो रेनिन रक्त में एंटियोटेसिनोजेन को एंटियोटेंसिन में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन क्या है, तो यह मृषण पेशियों यानी जो स्मूथ मसल होता है उसको सिकुड़न प्रेरित करता है इसमें।
ठीक है, जैसे स्तन ग्रंथियों में यह ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। टाइलिन क्या है? स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रक्त में एंटियोटेसिनोजेन को एंटियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यह मसृण पेशियों, क्या है? मसृण पेशियों यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है। यहाँ भी मिलान करना है। आइए देख लेते हैं इसको कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ विटामिन कौन सा है इसमें? तो कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एक विटामिन है। ठीक है, जबकि कीरेटीन जो नाखून में पाया जाता है, ये क्रिएटिन होता है, यह एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा का पहला हो जाएगा। और देखिए पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो बी का पहला। ठीक है, और सी का चौथा और इस प्रकार बी सही हो जाएगा। कैरोटीन एक विटामिन है, ध्यान देंगे, कैरोटीन विटामिन है। और कीरेटीन क्या होता है? ध्यान देंगे इसको, अच्छा मतलब इसको शब्द को देखिए। कैरोटीन है यहाँ पे, यहाँ केरेटीन है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो विटामिन में हो जाएगा कैरोटीन, विटामिन कैरोटीन है। कीरेटीन जब आएगा तो ध्यान देंगे ये प्रोटीन होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है और टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है, जो कि कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 35 है, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यह यकृत में भंडारित रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यह किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। शरीर में कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों तक पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न यहाँ है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास रहने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक उपवास रहने की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। अगला प्रश्न है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित होता है? यानी पित्ताशय में जब पथरी बन जाता है, यानी पत्थर उपस्थित होता है, तो यह किसका पाचन को प्रभावित करता है? तो वसा का पाचन को प्रभावित करता है। यानी हमको सुनने में आता है, बोलते हैं कोई किसी को कि पित्त का पथरी हो गया है, तो ये क्या किसको प्रभावित करेगा? तो वसा के पाचन को। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडार करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयव के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये यकृत होती है। लीवर जो होता है 1.5 किलोग्राम का, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे ही पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखेंगे जो थायराइड ग्लैंड होता है, ऑटो ग्रंथि यह होता है। यकृत की बात करें तो यकृत लगभग 10 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा तथा भार, यह यकृत लगभग 10 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का श्रावण इत्यादि का कार्य करती है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यह यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यह यकृत होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। निम्नलिखित अंगों क्या है, निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय कहाँ होता है, तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय कहाँ होता है, पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त बाइल का श्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। गॉल ब्लैडर में इसका संचय होता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। अगला प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। आगे देखेंगे कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो ये जो छोटी आंत होता है ये यकृत से पित्त प्राप्त करता है। ये बीपीएससी 17वीं का प्रश्न है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह छोटी आंत में डायफ्राम के ठीक नीचे आंतरयोजनी अर्थात मिजेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का, इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह अनेक क्रियाओं जैसे पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन आदि संपादन करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न पर विचार करना है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, किसके बारे में बात हो रहा है, मानव शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यह देख चुके हैं कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा क्या देखे थे, दूसरा हम देखे थे अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। हाँ, तो अग्नाशय के बारे में बात होता है कि इससे जो रस निकलता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है और विशेष कोशिका से निकलता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटीन उत्पन्न होता है, तो ये कथन क्या है, सही है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये भी कथन सही है। यहाँ पे दोनों 1 और 2 दोनों सही है। ग्रहणी की श्लेष्मा की एस कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटीन क्या है, सेक्रेटीन नामक हार्मोन का श्रावण कायम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय श्रावण यानी क्षुद्रांत या अमाशय में वसीय अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन श्रावण होता है। चलिए हम अगले अध्याय में देखेंगे विटामिन और पोषण, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको प्लेलिस्ट में जाकर पीछे का वीडियो देखना है तो देख सकते हैं। धन्यवाद।